हेलो गाइस, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द साइंस चीन में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार और एग्जाम में आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनकी आज अपन इसमें बात करने वाले हैं। देखो, चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार, यानी वंशागति का मतलब होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अब उनको लेकर कौन जाता है? लेकर वही जाएगा जिनके पास सारी आनुवंशिक सूचनाएं पाई जा रही है। तो आनुवंशिक सूचनाएं किसके पास होती है? वो किसके पास होती है? डीएनए के पास में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले टॉपिक की जिसका नाम होता है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना की बात करें तो सबसे पहले अपन देखें कि डीएनए क्या होता है। डीएनए एक प्रकार का क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर के एक क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ती है तो एक क्या बनता है? अपने पास में एक डीएनए का निर्माण। तो इस प्रकार से आप जो डीएनए की स्ट्रक्चर चित्र देखते हो उसके अंदर आप जो लाइन देख रहे हो, संख्या देख रहे हो, ये स्ट्रैंड क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो अपन सबसे पहले अपन जब डीएनए की संरचना देखेंगे तो अपन देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते क्या है। तो अपने को इससे तो पता चल गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो अपन यहाँ पर बात करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना की। एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में देखो क्या क्या चीजें पाई जाएगी। सबसे पहले पाई जाएगी इसमें क्या? N2 क्षारक यानी नाइट्रोजनी क्षारक, जो दो प्रकार के होंगे यहाँ पर, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन में होते हैं दो, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरीमिडीन में होते हैं क्या? दो, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में इसके थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। दूसरे पर बात करें, दूसरी पाई जाती है इसमें क्या? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा जिसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होते हैं। और पेंटोज शर्करा भी दो प्रकार की हो जाएगी यहाँ पर। एक तो हो जाएगी कौन सी? राइबोज। और एक हो जाएगी कौन सी? डीऑक्सी राइबोज। राइबोज तो पाई जाती है किसमें? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है किसमें? डीएनए में। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, शर्करा की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। इस प्रकार से इसकी शर्करा पाई। अब इसमें 5 कार्बन कहाँ? 1 2 3 4 और 5। अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है? कि जो दूसरे नंबर का कार्बन है वहां पर ये हाइड्रोक्सिल समूह है वो कम होता है किसमें? डीऑक्सी राइबोज के अंदर। इसीलिए इसका नाम है, देखो क्या है? डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की क्या है? डीएनए के पास में कमी है। और वो कहाँ से कमी है? इस दूसरे नंबर वाले कार्बन पर। तो ये हो गई अपने क्या? पेंटोज शर्करा का डायग्राम। तीसरी चीज जो पाई जाएगी इसमें, तीसरी चीज पाई जाएगी वो पाई जाएगा फॉस्फेट समूह है, जो होता है किस प्रकार का? H3PO4 प्रकार का, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये आपकी क्या हो गया? फॉस्फेट समूह। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती है, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। अब ये ही चीजें आपस में जुड़ करके एक न्यूक्लियोटाइड अणु का क्या करेगी? निर्माण करेगी। वो किस प्रकार से जुड़ते हैं, कौन से बंधों से जुड़ते हैं, देखो आगे। देखो, ये आपके सामने दे रखे हैं नाइट्रोजनी क्षारक 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और ये बन रहे हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। और इधर बन रहे हैं न्यूक्लियो। अभी कैसे बने? जब नाइट्रोजनी क्षारक से क्या जुड़ी? पेंटोज शर्करा जुड़ी तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से जब क्या जुड़ा? फॉस्फेट समूह जुड़ा। उससे क्या बने अपने पास में? न्यूक्लियोटाइड बने हैं। अब एडेनिन से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यानी कि एडेनिन से जब पेंटोज शर्करा जुड़ेगी तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। ग्वानिन से ग्वानोसिन, साइटोसिन से साइटिडीन और थाइमिन से थाइमिडीन। इसी प्रकार से ये सब क्या है?
ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और इन सब में अगर sp-PO4 यानी फॉस्फेट समूह जब जुड़ता है तो इनसे बनेंगे न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन से क्या बनेगा, एडिनाइलिक अम्ल। ग्वानोसिन से बनेगा अपने पास ग्वानाइलिक अम्ल। साइटोनिन से साइटोडाइलिक अम्ल और थायमिडिन से थायमिडाइलिक अम्ल। ये अपने पास में क्या बनते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे, जुड़कर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ेगी तो एक डीएनए का निर्माण होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करें कि सर ये जुड़े कैसे, कि नाइट्रोजनी क्षारक से पेंटोस शर्करा कैसे जुड़ी और न्यूक्लियोसाइड से sp-PO4 कैसे जुड़ा। तो अपने को पता है कि केमिस्ट्री में या किसी भी रसायन यौगिक को अगर अपने को जोड़ना है तो अपने को बंधों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, अपन उनकी बात करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले अगर बंधों की बात करूं, सबसे पहले बंध आता है एक नॉर्मल सा, कौन सा बंध, एच बंध। एच बंध जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा किसके मध्य, दो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य, जैसे एडेनिन और थाइमिन के मध्य, साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य। तो एडेनिन और थाइमिन के मध्य पाया जाता है डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ग्लाइकोसाइटिक बंध की बात करें तो ये पाया जाएगा किसके मध्य, ये पाया जाएगा नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा के, यानी कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कौन सा बंध जरूरी है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ऐसे छोटे मतलब छोटे टाइप के प्रश्नों में पूछ सकता है कि एच बंध किसके मध्य है, ग्लाइकोसाइडिक बंध किससे मध्य है, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कौन सा बंध चाहिए, तो कौन सा बंध चाहिए, ग्लाइकोसाइडिक। फिर बात आती है फास्फोएस्टर बंध की। फास्फोएस्टर बंध ये किसके मध्य पाया जाएगा, ये पाया जाएगा न्यूक्लियोसाइड और फोस्फेट समूह के, न्यूक्लियोसाइड बनेगा इनसे और इससे जब फोस्फेट समूह जुड़ेगा कौन से बंध से, फॉस्फोएस्टर बंध से, तो अपने को पता है आगे चलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और फास्फोडाइएस्टर बंध ये बनेगा किसके मध्य, दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य। इस प्रकार से ये डीएनए में या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले बंधों के क्या है, प्रकार है। ठीक है, चार बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, फास्फोएस्टर बंध और फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना का अगर चित्र देखें अपन की, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना किस प्रकार से बनती है, तो ये होगी अपने पास में पेंटोस शर्करा, इसके इस कार्बन पर यहाँ पर जुड़ गया क्या, एक फोस्फेट समूह और एक जुड़ गया यहाँ पर CH2 के पास में। तो ये इतना सा जो स्ट्रक्चर बनी है ये एक अपने पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें देखो कौन कौन से बंध हैं, ये शर्करा है और ये क्या है, थाइमिन दिया है अपने नाइट्रिक क्षार। तो इनके बीच में जो बंध पाया जा रही है कौन सा बंध आ जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक। इसके अलावा अपने पता है कि थाइमिन से कौन जुड़ता है, एडेनिन। तो ये कौन सा बंध हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। यहाँ पर पेंटोस शर्करा से फॉस्फेट समूह जुड़ रहा है तो ये फॉस्फोएस्टर बंध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, और इन दोनों के बीच में जो बंध पाया जा रहा है वो कौन सा बंध हो जाएगा, आपके फास्फोडाइएस्टर बंध। इस प्रकार से आपको एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना पूछी जा सकती है और इस प्रकार से आगे इस प्रकार चलती रहेगी, जिसमें एक तरफ H सिरा या OH मुक्त रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, इसमें फॉस्फेट समूह मुक्त रहेगा। जिस तरफ फॉस्फेट समूह मुक्त रहता है वो उसका 5' सिरा होगा, जिधर OH मुक्त रहता है उधर कौन सा सिरा होगा, इसका 3' सिरा होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो गई संरचना। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगी, जिससे डीएनए का एक द्विकुलित मॉडल बनकर तैयार होगा। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। बात करें अपन डीएनए के द्विकुलित मॉडल की, जिसका डायग्राम आप हर जगह कई बार देखते रहते हो। डीएनए का मॉडल जिस प्रकार से चित्र आता है, ये डीएनए का जो द्विकुलित मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था किसके द्वारा, वाटसन, वो वाला नहीं, वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक के द्वारा। कब दिया गया था, 1953 में। ठीक है, डीएनए का क्या दिया गया था, द्विकुलित मॉडल। अब इस मॉडल को देने के पीछे उन्होंने क्या आधार दिया, इन्होंने क्या सिद्धांत काम में लिए थे, तो एक तो था कौन सा, ये एक्सरे विवर्तन सिद्धांत। एक्सरे विवर्तन सिद्धांत है, ये पूछ सकता है किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, विल्किंस व फ्रैंकलिन के द्वारा, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। और दूसरा जो इन्होंने काम में लिया था वो लिया था इन्होंने क्या, चारगॉफ का नियम। चारगॉफ का नियम क्या कहता है, चारगॉफ का नियम ये कहता है कि इसकी प्यूरिन
एक डीएनए में प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होती है? पिरिमिडीन के बराबर होती है। या कह सकते हैं एडेनिन किसके बराबर होता है? थायमिन के। और साइटोसिन किसके बराबर होता है? ग्वानिन के। इसको एक फॉर्मूले के रूप में देख सकते हैं कि A+G/C+T बराबर कितना होगा? ये कहता है अपने बात में चार भाव का नियम। एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होगी, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होगी। कहने का मतलब प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होती है? पिरिमिडिन के बराबर होती है। तो इन दो सिद्धांतों के आधार पर वाटसन क्रिक ने डीएनए का क्या दिया था? द्विकुलित मॉडल। अब इस डीएनए के द्विकुलित मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी? तो ये आपको प्रश्न पूछ सकता है 3 नंबर का कि डीएनए के द्विकुलित मॉडल किसने दिया और इसकी 4 विशेषताएं 5 विशेषताएं बताइए। तो अपन विशेषताओं की बात करें। ये अपने डीएनए की स्ट्रक्चर। एक तरफ इसमें रहेगा 5 डेज, दूसरी तरफ रहेगा 3 डेज। अब इधर 5 डेज है, इधर रहेगा क्या? 3 डेज। इधर 3 डेज है, इधर क्या रहेगा? 5 डेज। अब इसकी विशेषता क्या है? देखो, सबसे पहले तो इस चित्र में आपको दिख रहा है कि डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। पहली विशेषता हो गई कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। अच्छा देखो, एक का मुंह इधर है इस तरफ है, एक का मुंह इधर है, मतलब दोनों पैरेलल तो है लेकिन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसको बोलते हैं अपन क्या? कि एक दूसरे के क्या होती है? प्रति समानांतर होती है। तो डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे के क्या होती है? प्रति समानांतर होती है। तीसरा, 5 डेज जो सीधा है, इस 5 डेज सीधे पर क्या फ्री रहता है? H3PO4। और इसके 3 डेज सीधे पर क्या मुक्त रहती है? क्या? पेंटोज शुगर। ठीक है, ये तो हो गई श्रृंखला के बारे में बात। अब जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं वो आपस में किसके द्वारा कौन से बंध से जुड़ी हुई है? तो देखो, यहाँ पर अपन अगर एडेनिन लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन? थाइमिन। यहाँ पर अगर साइटोसिन लेंगे तो इधर ग्वानिन। अब आप देख सकते हो कि एडेनिन और थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि कौन सा बॉन्ड होता है? ये वाला। ये होता है कौन सा? हाइड्रोजन बंध। अपन कह सकते हैं कि डीएनए की तो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं किससे? कौन से बंध से? हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसमें एडेनिन और थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब बात करें अपन डीएनए का जो कुंडलन हो रहा है, मतलब डीएनए किस तरफ घूम रहा है, तो डीएनए का जो कुंडलन होता है वो कैसा होता है? दक्षिणावर्त, बोले तो क्लॉकवाइज। डीएनए का कुंडलन है वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्त होगा। बात करें अपन डीएनए के जो एक कुंडलन है, डीएनए का जो एक कुंडलन है, इसकी जो लंबाई होती है ये वाली, ये एंगस्ट्रॉम में बात करें तो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर में बात करें तो कितनी होगी? है 3.4 नैनोमीटर। अब अपन बात करें कि इस पूरे कुंडलन की लंबाई अगर 3.4 नैनोमीटर है या 34 एंगस्ट्रॉम है, तो ये जो दो नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जा रहे हैं इनके मध्य की दूरी कितनी रहेगी? तो ध्यान रखना कि डीएनए के एक कुंडलन में कितने? 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर यानी कि क्षारक युग्म पाए जाते हैं। एक कुंडलन की लंबाई कितनी है? 3.4 नैनोमीटर है। इनके मध्य जो दूरी रहेगी, इनके मध्य जो दूरी रहेगी, इसमें 10 का भाग दे दो, वो कितनी आ जाएगी? 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में तो 0.34 हो जाएगी। और एंगस्ट्रॉम में बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 3.4। ये चीज ध्यान रखोगे। एक कुंडलन की लंबाई तो कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। और दो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य जो दूरी रहेगी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब अपन बात करें कि दोनों के मध्य जो दूरी है वो हमेशा फिक्स क्या रहेगी?
समान रहेगी दोनों के मध्य दूरी। कहीं पर भी डीएनए आपको लग रहा है भाई यहाँ से पास पास में है, यहाँ से दूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए की जो दोनों श्रृंखला है वो एक दूसरे से पैरेलल है, वो एक दूसरे से घूमी हुई है, तो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। जैसे मान लो अपन सपोज करो कि अपने पास एक सीडी है और वो भी रबर की, ठीक है, और उस रबर की सीडी को अपन ने मोड़ दिया, तो अपने को पता है कि डीएनए के दोनों रज्जु हो गए। अब इनको मोड़ देंगे तो ये पास पास थोड़ी आएंगे, घूमेंगे, लेकिन अपन दूर से देखेंगे तो अपने को क्या लगेंगे, पास पास लगेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लग रही है कि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं है उनके मध्य हर बिंदु पर दूरी है वो समान बनी रहती है। वो कितनी होती है यहाँ पर, 20 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में देखें तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 नैनोमीटर। तो 7वां पॉइंट अगर देखें अपन कि डीएनए या कह सकते हैं दोनों श्रृंखलाओं के मध्य दूरी वो कितनी रहेगी, 2 नैनोमीटर, या कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम में कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया। तो ये कुछ मुख्य बातें थी इसके डीएनए के द्विकुंडित मॉडल। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। बात करें पर नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का मतलब होता है, देखो अपने जो मनुष्य में डीएनए पाया जाता है उसकी लेंथ होती है कितनी, 2.2 मीटर, और जो अपना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसका आकार होता है 10⁻⁶ मीटर। तो सोचो इतने से केंद्रक के अंदर इतना लंबा डीएनए किस प्रकार से फिट होता है, किस प्रकार से पैक होता है, उसी को अपन समझेंगे किसमें, डीएनए पैकेजिंग में। तो कभी भी अपन जब सेल का डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं और उसमें अपन ऐसे कर देते हैं और इसको बोल देते हैं अपन क्या, क्रोमेटिन जाल। और इस क्रोमेटिन जाल में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। ये जो क्रोमेटिन जाल आपको इसे धागेनुमा दिख रहा है, अगर अपन इसको जूम करके देखें, अगर अपने पास ऐसा कोई डिवाइस हो इसको जूम करके देखें तो देखो पहले तो अपने कैसे दिख रहा है, इस धागेनुमा दिख रहा है, एक अपने को थ्रेड लाइन दिख रहा है, लेकिन इसको जूम करके देखेंगे तो अपने को किसके रूप में दिखेगा, एक कणों के रूप में। और ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के क्षारीय प्रोटीन होते हैं, और इन्हीं क्षारीय प्रोटीनों के ऊपर डीएनए क्या होता है, लिपटा हुआ पाया जाता है। ये जो प्रोटीन है इनके क्षारीय होने का कारण ये है कि इनमें 2 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। अपने को पता है प्रोटीन किसके बहुलक है, प्रोटीन एक प्रकार से पॉलीपेप्टाइड है, डीएनए एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो प्रोटीन किसके बहुलक है, एमिनो अम्लों के। तो ये लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो अम्ल है, ये किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय, और कह सकते हैं अपन धनात्मक प्रकृति के होते हैं। और इन्हीं क्षारीय और धनात्मक प्रोटीनों के ऊपर कौन लिपटा होता है, डीएनए। अब सीधी सी बात है, डीएनए की प्रकृति कैसी हो गई, अगर ये क्षारीय है तो डीएनए कैसा होगा, अम्लीय। अगर ये धनात्मक है तो डीएनए कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। तो इन्हीं क्षारीय और धनात्मक प्रोटीनों के ऊपर कौन लिपटा होता है, डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है। अब ये जो क्षारीय प्रोटीन है इन प्रोटीनों को कहा जाता है कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो मुख्यतः 4 प्रकार की होगी, H2A, H2B, H3 और H4। और इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है जिसको अपन H1 प्रोटीन, या इसी को कहा जाता है लिंकर डीएनए, यानी डीएनए को जोड़ने वाले ये प्रोटीन पाई जाती है। और ये सारे प्रोटीन मिलकर के एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। वो कैसे, ये जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन 4 ये संख्या में 2-2 होती है, तो ये जो मिलकर ये सब मिलकर एक अष्टक का निर्माण करेंगे। H2A, H2B, H3 और H4। ऐसे H3 इसके पीछे है, H4 इसके पीछे, H2A इसके पीछे, H2। तो H2A 2, तो ये 4, 6 और 2 8। तो ये क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया अपने पास में हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर यानी 8 इकाइयां, हिस्टोन सब 2-2 हो गई तो 8 इकाइयां हो गई। और इन्हीं 8 इकाइयों के ऊपर कौन लिपटा हुआ पाया जाएगा, डीएनए यहाँ पर लिपटा हुआ पाया जाता है। और इस ये जो कुंडलित हो रखा है ये खुल ना जाए इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, H1 प्रोटीन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, लिंकर डीएनए। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्या, न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम का डायग्राम भी हो गया, ये भी बना सकते हो। और आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है इस प्रकार से
ये वाला, तो आप ये भी बना के आ सकते हैं। यहाँ पर ये कौन सी प्रोटीन रहेगी, H1 प्रोटीन, ये क्षारीय प्रोटीन है। और यहाँ पर ये डीएनए का क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर कुंडलन पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से डीएनए पैकेजिंग कंप्लीट होती है। और एक चीज इसमें और ध्यान रखना कि कुछ जगह पर डीएनए है यहाँ पर मजबूती से बंधा हुआ रहेगा और कुछ जगह है डीएनए हल्का बंधा होता है। तो जब डीएनए मजबूती से बंधा होता है उस जगह इसका रंग गहरा दिखेगा, और जहां पर ये ढीले बंधे होते हैं उस जगह इसका रंग कैसा दिखेगा, हल्का दिखेगा। तो जो भाग गहरा दिखाई देता है उसको तो बोलते हैं अपन क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो भाग हल्का दिखाई देता है उसको बोलते हैं अपन क्या, यूक्रोमेटिन। और यही भाग आगे डीएनए के अनुलेखन में काम आएगा, क्योंकि इस भाग को खोल सकते, इस भाग को अपन नहीं खोल सकते। ये हो गई आपके डीएनए पैकेजिंग। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी खोज करने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कौन सा प्रयोग किया था। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अपने प्रयोग किए हैं डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए। एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम तो प्रयोग किया था वो ग्रिफिथ ने किया था, लेकिन डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ पूर्ण रूप से सिद्ध किसने किया, यानी कि वो कौन सा प्रयोग था जिससे ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ, वो हर्षे व चेज का विषाणु पर प्रयोग है। तो उनकी अपन बात आगे करने वाले हैं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज के अंदर सबसे पहला योगदान था किसका, ग्रिफिथ का। फेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग जो दिया गया था कब, 1928 में। देखो क्या किया उन्होंने ऐसा कि उससे आनुवांशिक पदार्थ की खोज को एक हवा मिली, जिससे कि बाकी के वैज्ञानिक का ध्यान इस ओर बढ़ा। तो देखो प्रयोग तो कर रहे थे किसके ऊपर, प्रयोग कर रहे थे किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है उसके, जिससे कौन सा रोग होता है, न्यूमोनिया रोग होता है, उसके ऊपर ये प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आपको पता है वैज्ञानिक खाले तो बैठते नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इस जीवाणु के बैक्टीरिया के दो प्रभेद पाए जाते हैं, दो स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं इसमें कौन सा, आर प्रभेद, और एक इनको मिला कौन सा, एस स्ट्रेन एस प्रभेद। ये दो जीवाणु प्राप्त किए, आर प्रभेद वाले और एस प्रभेद वाले। इनका आर और एस जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, आर का मतलब जिनकी जो झिल्ली है बाहर की भित्ति है वो खुरदरी है, इनकी जो झिल्ली है भित्ति है वो कैसी है, चिकनी है, स्मूथ है, क्योंकि इनके ऊपर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, इस पर म्यूकस की लेयर नहीं पाई जाती। ये रोगकारी होते हैं, ये रोगकारी नहीं होते। तो अब क्या किया इन्होंने, प्रयोग के लिए काम में लिए चूहे बेचारे, और उन चूहों के ऊपर क्या करवाया, प्रयोग करवाया। तो उन्होंने सबसे पहले आर प्रभेद वालों को किसमें प्रवेश कराया, चूहे। तो चूहा क्या रहा, जीवित। एस प्रभेद वालों को किसमें, चूहे में प्रवेश कराया, चूहे की क्या हो गई, मृत्यु, क्योंकि इसमें रोगकारी था। अब तीसरा प्रयोग क्या किया उन्होंने, क्या किया, इस एस प्रभेद को गर्म करके या कह सकते हैं उसको एक ताप देकर निष्क्रिय करके किसमें प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया। तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा। लेकिन अचंभित करने वाली बात आई कौन से प्रयोग में, चौथे प्रयोग में। वो चौथा प्रयोग क्या था कि उन्होंने क्या लिया, एक तो आर प्रभेद, दूसरा एस प्रभेद, लेकिन कौन सा वाला, जो गर्म करके निष्क्रिय किया गया था वो वाला लिया। इसको मिलाकर के इन्होंने किसमें प्रवेश करवाया, चूहे में। तो देखो क्या होना चाहिए, आर प्रभेद से भी चूहा जीवित है, एस प्रभेद जो गर्म किया हुआ उससे भी चूहा क्या है, जीवित है। तो मतलब दोनों से जीवित है, तो इसमें भी जीवित रहना चाहिए। लेकिन उसको एक अप्रत्याशित परिणाम मिले, चूहा की, चूहे की क्या हो गई, यहाँ पर मृत्यु हो गई। चूहा यहाँ पर टपक गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसका उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक बात कही। वो क्या कही कि इस एस प्रभेद में कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है, उन्होंने नाम नहीं दिया कौन सा है, उन्होंने बोला कि एस प्रभेद में कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है या ऐसे कारक पाए जाते हैं जो आर प्रभेद को रूपांतरित कर देते हैं। देखो प्रयोग का नाम क्या है, रूपांतरण। आर प्रभेद को किस में रूपांतरित कर देते हैं, एस में रूपांतरित कर देते हैं। इसलिए ये तो निष्क्रिय हो गया था, लेकिन आर वाला किस में कन्वर्ट हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया। इसकी वजह से जो चूहा है उस चूहे की क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। अब जो पदार्थ इन्होंने बोला उस पदार्थ के बारे में फिर आगे 16 साल बाद यानी कि 1944 में इस सिद्धांत का क्या किया गया, एक प्रायोगिक परिणाम प्रमाण दिया गया। तो इस रूपांतरण प्रयोग के प्रायोगिक प्रमाण दिए गए वो 3 वैज्ञानिकों को द्वारा दिए गए। और वो जो 3 नेक्स्ट पार्ट है कि रूपांतरित सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन या प्रमाण वो किसने दिया था, 3 वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैक्लिओड और मैकार्टी। उन्होंने क्या किया, देखो चौथा जो नंबर का प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने, वो क्या किया था, आर प्रभेद प्लस एस प्रभेद को गर्म किया हुआ, उसको किसमें प्रवेश करवाया था, चूहे में प्रवेश कराया था, चूहे की और इनकी मृत्यु, जिसके बारे में ग्रिफिथ ये बोल के गए थे कि एस प्रभेद में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो आर प्रभेद वाले को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो अब वो पदार्थ कौन सा है जो रूपांतरण करवा रहा है, उसकी खोज करने के लिए तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, 3 एंजाइम लिए। कौन कौन से, आरएनए को तोड़ने के लिए राइबोसोम, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज। ये लिए राइबोसोम आरएनए को तोड़ देंगे, प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ देंगे, डीएनएज डीएनएज को तोड़ देंगे। जो पदार्थ टूटेगा और अगर उसकी अनुपस्थिति में रूपांतरण क्रिया प्रभावित तो हो रही है, मतलब चूहा अगर जीवित रह गया वही आनुवांशिक पदार्थ मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने इसी प्रयोग में क्या लिया काम में, राइबोसोम यानी कि आरएनए को नष्ट करने वाला राइबोसोम को काम लिया, तो भी चूहे की क्या हुई, मृत्यु हुई। मतलब ये रूपांतरण, मतलब इसने किसको नष्ट कर दिया, आरएनए को नष्ट कर दिया। मतलब आरएनए से कोई मतलब नहीं है, आरएनए नष्ट हो गया फिर भी चूहे की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। मतलब अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, रूपांतरण हो रहा है, मतलब अभी भी वो पदार्थ मौजूद है। दूसरा उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज काम में लिया, फिर भी बेचारे चूहे की क्या हुई, दूसरे चूहे की क्या हुई, मृत्यु हुई। मतलब प्रोटीन से भी रूपांतरण का कोई मतलब नहीं है, आरएनए से भी रूपांतरण। अब बचा कौन, डीएनए। अब कौन सा लिया, डीएनए काम में लिया। तो डीएनए डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए टूटा तो रूपांतर नहीं हुआ, रूपांतर नहीं हुआ तो चूहा क्या रहा, जीवित। इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए ने रूपांतरण क्रिया को क्या किया है, प्रभावित किया है। डीएनए एंजाइम ने रूपांतरण क्रिया को प्रभावित किया है, इसलिए किया है क्योंकि इसमें डीएनए नहीं बचा। इसका मतलब डीएनए ही वो पदार्थ था आर प्रभेद को किसमें कन्वर्ट करा था, एस प्रभेद में। इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात से मना कर दिया, वो या फिर इनके साथ या इनसे सहमत नहीं थे। तो वास्तव में 100% तरीके से डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, इसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, हर्शे चेज के द्वारा। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे हर्शे चेज का विषाणु पर प्रयोग। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है हर्शे चेज का विषाणु पर प्रयोग। भाई देखो, सबसे पहले ग्रिफिथ ने समझाया, ग्रिफिथ के बाद में 3 वैज्ञानिक आए, एवेरी, मैक्लिओड और मैकार्टी, उन्होंने भी समझा दिया। फिर भी इसके बावजूद वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए कौन आए, हर्शे चेज। और उन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पर किया, विषाणु। जिस प्रकार से क्या था, जीवाणु खोजी अपना जो प्रयोग किया था, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद होगा तो रख लेगा, 1952 के अंदर। जो जीवाणु को जिन्होंने काम में लिया, उस जीवाणु खोजी का नाम था T2 जीवाणु खोजी। जीवाणु खोजी क्या होता है, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो सीधी सी बात है, लड़ाई देखो जो किसके बीच में थी, कंपटीशन जो था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, प्रोटीन या डीएनए। तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा एक जीन ले लिया जिसमें 2 ही पदार्थ होते हैं। भाई वायरस है तो वायरस में 2 ही चीजें रहती है, या तो बाहर की जो परत रहती है वो प्रोटीन की, और इसके अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। तो डीएनए भी किसमें होता है, जीवाणु भोजी। अब उन्होंने क्या किया, 2 तत्व लिए, 2 समस्थानिक निकली, एक तो P32 और एक S35। P32 जो था उससे तो उसने वायरस के डीएनए को चिन्हित कर लिया, रेडियो एक्टिव कर लिया, और S35 से उन्होंने वायरस की भित्ति को, यानी कि जो प्रोटीन का आवरण था उसको रेडियो एक्टिव कर लिया और उसको संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही इन्होंने वायरस नहीं, तो ये तो P32 वाला है, S35 वाला है,
जैसे इन जीवाणुभोजियों ने वायरस ने जीवाणुओं को संक्रमित किया और संक्रमण करने के बाद में जब देखा गया और इनका अपकेंद्रण करवाया, लेकिन इनको एक उपकरण में लेकर, यंत्र में लेकर इनको बहुत तेज गति से घुमाया, तो घुमाने पर अपकेंद्रण का सिद्धांत लगता है, जिसमें भारी वस्तुएं नीचे और हल्की वस्तुएं ऊपर रह जाती है। तो उन्होंने देखा कि जब उस पात्र के अंदर उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जो जीवाणु थे वो तो सारे कहाँ बैठ गए, नीचे, और कुछ पदार्थ था वो ऊपर तैर रहा था। इस तैरते हुए पदार्थ का जब परीक्षण किया तो इस परीक्षण में उन्होंने देखा इस प्रयोग के अंदर कि इसके अंदर P32 नहीं मिले। इस वाले प्रयोग में जब इसका परीक्षण किया गया तो इसमें देखा कि उसमें S जो 35 थे वो मिले। S35 से किसको चिन्हित किया था, प्रोटीन को, और P32 से किसको चिन्हित किया था, डीएनए को। इसका मतलब वो डीएनए कहाँ गया, वो डीएनए कहाँ गया, जीवाणु कोशिका के अंदर चला गया, और जो अंदर जाएगा वो ही जीवाणु कोशिका को जाकर संक्रमित करेगा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो ही जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो आप देख लो कि S35 तो बाहर ही रह गया, S35 बाहर आ मतलब प्रोटीन भी बाहर रह गया, मतलब प्रोटीन कोशिका को संक्रमित नहीं करता। तो इससे ये क्लियर हो गया, 100% प्रूफ हो गया दैट की डीएनए ही क्या है, अपना एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ। ये प्रयोग बताया था किसने, हर्षेय चीज में। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आराम से इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें जिसका नाम दे रखा है आपके एनसीईआरटी में आरएनए वर्ड, यानी आरएनए के बारे में। डीएनए को अपन ने जेनेटिक मटेरियल मान लिया, लेकिन आरएनए क्या है, तो देखो अगर अपन जैव विकास की दृष्टि से देखें तो आरएनए क्या है, पहला आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि आरएनए में ही विकास होकर इवॉल्व होकर क्या बना है, डीएनए बना। मतलब आरएनए से ही क्या बना है, फिर बाद में डीएनए विकसित हुआ है। कैसे, आरएनए से डीएनए कैसे बना होगा कि यहाँ से एक OH समूह हट गया। अब जब पता है कि आरएनए में कौन शर्करा होती है, राइबोस शर्करा, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जो यानी कि पेंटोस शर्करा में दूसरे नंबर के कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल समूह की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसके अलावा अपने पता है कि डीएनए में, आरएनए में तो होता है यूरेसिल, और डीएनए में इसकी जगह क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए कि आरएनए 3 तरीके से कार्य कर सकते हैं। एक तो कुछ जीवों में जैसे कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, अपने अंदर कैटलिस्ट या एंजाइम के रूप में काम करता है, या मैसेंजर के रूप में भी काम करता है, और ये वर्तमान में आज भी अपने बॉडी में हो रहा है। इसका मतलब आरएनए पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहला जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन है, आरएनए है। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, जिनकी बात अपन आगे वाले टॉपिक में करेंगे। अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण होना, यानी डीएनए के रज्जुओं पर, ये डीएनए है, ये डीएनए क्या होंगे, दोनों रज्जु आपस में खुलेंगे और इस पर एक नए डीएनए रज्जु का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो एक ही डीएनए से 2 डीएनए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन की एक विशेषता होती है, वो ये विशेषता होती है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अर्ध संरक्षित प्रकृति होती है। अर्ध संरक्षित प्रकृति का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है यहाँ पर क्या, कि जो नया डीएनए रज्जु बना, जैसे मान लो इस डीएनए से ये नया डीएनए रज्जु बन रहा है, तो इसमें एक जो रज्जु है वो तो नया बना है, और दूसरा रज्जु है वो क्या रहेगा, पुराना रहेगा। मतलब आधा डीएनए इसमें सुरक्षित रह गया। अब आधा डीएनए सुरक्षित रह गया तो इसको बोलते हैं अपन क्या, डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति को समझाने के लिए जो प्रयोग किया गया था उसको समझाइए। तो इस डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति को समझाने के लिए 2 वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था मेसल्सन व स्टोल। उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था, देखो उन्होंने नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक लिए, एक तो N14 और एक N15। N14 हल्का और N15 कैसा होता है, और इसके लिए उन्होंने जो यौगिक काम में लिया था, जो कंपाउंड काम में लिया था, वो लिया था क्या, NH4Cl। छोटे छोटे टाइप के प्रश्नों में पूछ सकता है कि डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति को समझाने के लिए कौन सा यौगिक काम में लिया था। अच्छा, किसने समझाई थी ये समझाई थी किसने, मेसल्सन व स्टोल के द्वारा समझाएगी। अब क्या होती है देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, एक डीएनए,
और उस डीएनए को कौन से माध्यम में, N14 माध्यम में रखा, N14। और जब उसको देखा, उसके लगभग 15 मिनट बाद में देखा, तो जो डीएनए के रज्जु थे वो किस प्रकार से N14 वाले प्राप्त हुए, दोनों में दोनों डीएनए। अब इस N14 वाले डीएनए रज्जु को किस पे रखा, N15 वाले। एक बार तो 15 मिनट के लिए, एक बार 30 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए जब इसको रखा तो डीएनए के जो रज्जु प्राप्त हुए उसमें एक तो कैसा था, N14 वाला, एक कैसा था, N15 वाला। और इसी प्रयोग को जब उसने 30 मिनट तक करवाया तो दो डीएनए तो ऐसे मिले जिसमें दोनों ही रज्जु कैसे थे, N14 वाले, और दो डीएनए ऐसे मिले जिस जो N14 और कैसे थे, N15 वाले थे। तो ये जो दो डीएनए मिले हैं आपको, जिसमें एक N14 और एक N15 है, इनको बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, मतलब संकरित डीएनए। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें दिख रहा है एक रज्जु है वो तो N15 वाला है, एक कैसा है, N14 वाला। अगर अपन इसको पैतृक डीएनए मान ले, पेरेंटल डीएनए मान ले, तो अब जो नया रज्जु बना उसमें एक तो नया संश्लित हुआ और एक पुराना। तो इससे डीएनए की कौन सी प्रकृति सिद्ध होती है, अर्धसुरक्षित प्रकृति सिद्ध होती है। तो उन्होंने ये डीएनए कैसे देखे, उन्होंने क्या किया, एक परख नली ली और उस परख नली के अंदर इन डीएनए को लेकर देखा, तो कुछ तो इसके तल पे प्राप्त हुए और कुछ है वो इस परख नली के बिल्कुल मध्य में प्राप्त हुए, कुछ जो थे वो इसके बिल्कुल ऊपरी भाग में प्राप्त हुए। ऊपरी भाग में प्राप्त हुए वो N14 वाले थे, जो बिल्कुल तल में प्राप्त हुए वो N15 वाले थे। लेकिन कुछ डीएनए है वो बीच में भी प्राप्त हुए, जो N14 और N15 वाले दोनों थे, मतलब वो संकरित डीएनए। तो इस प्रकार से मेसल्स में स्टोर्ड डीएनए की अर्धसुरक्षित प्रकृति को समझाया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो इसी से रिलेटेड है, जो पूछा जा सकता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की आवश्यकताओं को समझाइए। तो सबसे पहले देखो आवश्यकता किसकी है कि अपने को इस डीएनए से एक नया डीएनए बनाना। इसका मतलब ये दोनों रज्जु खुलना जरूरी है। खुलने को बोलेंगे पर क्या यहाँ पर विकुंडलन, यानी डीएनए के दोनों रज्जु आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसको बोलते हैं अपन क्या, विकुंडलन। और जो विकुंडलन होगा वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, वो होगा हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में दोनों जो डीएनए के रज्जु हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब सीधी सी बात, अलग अलग जब होंगे तो ये वापस मिल सकते हैं, तो वापस मिल सकते हैं तो इनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और काटने का जो काम किया जाएगा यहाँ पर वो किया जाएगा टोको आइसोमरेज द्वारा। ये पहली रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा है डीएनए की क्या, संरचनात्मक इकाइयां, यानी कि यहाँ पर जो आधार बनाएगी वो आधार कौन बनाएगा, तो डीएनए के दोनों रज्जु। ध्यान रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों रज्जु काम आते हैं। दोनों रज्जु यहाँ पर संरचनात्मक इकाइयों कह सकते हैं, आधार इकाइयों का क्या करेंगे, काम करेंगे। प्राइमर क्या होंगे, जैसे मान लो डीएनए का एक रज्जु खाली हुआ, अब इस पर क्या जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेंगे। तो जो न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राइमर कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड अपन यहाँ पर जुड़ गए इनको बढ़ाने का काम, यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ाने का काम वो किस करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट बनेंगे उनको आपस में जोड़ने का। लाइगेज का तो काम पता ही है कि डीएनए के जो खंड खंड होते हैं, पार्ट जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। अब आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रहे हैं इस प्रकार से। ये क्या हो रहा है यहाँ पर डीएनए का हो रहा है विकुंडन, और विकुंडन होने के बाद में इस पर तो आप देखोगे कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है और इसके ऊपर एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, यानी इस पर एक सतत रज्जु का निर्माण हो रहा है और इस पर एक असतत रज्जु का निर्माण हो रहा है। तो सतत रज्जु का निर्माण हो रहा है उसको तो बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, सतत रज्जु। इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये तो लैगिंग स्ट्रैंड हो गया और ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। हिंदी में बात करते हैं सतत रज्जु और ये असतत रज्जु। तो सतत रज्जु का निर्माण होगा वो 3 days से 5 days वाली दिशा की ओर होगा, और
जो लेगिंग स्टेट बनेगा वो कौन से रज्जु पर बनेगा, जिसकी ध्रुवता किधर से किधर रहेगी, 5 डेज से 3 डेज की हो रहेगी। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं, पार्टिकल्स के छोटे छोटे जो पार्ट्स बने हैं, फ्रेगमेंट बने हैं, इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, यानी कि ओकाजाकी खंड, क्योंकि इनकी खोज एक जापान के वैज्ञानिक ओकाजाकी द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना इस चीज का। और ये जो यहाँ पर एक वाई शेप की स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। हिंदी में बात करें तो प्रतिकृति द्विशाख। तो पूछ ले, प्रतिकृति द्विशाख क्या होती है कि जब डीएनए का विकुंडलन होता है तो उस दौरान एक वाई आकार की संरचना बनती है, जिसको रेप्लिकेशन फोर्क या प्रतिकृति द्विशाख कहा जाता है। ये हो गए आपके क्या डीएनए प्रतिकरण से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें जिसका नाम है अनुलेखन, या कह सकते हैं डीएनए अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, डीएनए के रज्जुओं पर एमआरएनए का निर्माण होना। यहाँ पर अपन ये कहना सही नहीं होगा डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, लेकिन ये बढ़िया है कहना कि डीएनए के रज्जुओं पर यानी डीएनए के स्टेट पर एमआरएनए बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। वैसे नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखो सबसे पहले अपने को इसके लिए यूनिट चाहिए, अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई में सबसे पहले आती है जो संरचना के निर्माण में भाग लेगी, यानी संरचनात्मक इकाई। इसमें आता है एक तो कौन सा रज्जु, टेम्पलेट रज्जु, एक कुटले। और ये होते क्या है, जैसे मान लो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, इसकी दिशा है 3 डेज से 5 डेज, ये है 5 डेज से 3 डेज। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक तो काम करेगा कूटलेखन का, एक काम करेगा टेम्पलेट का। टेम्पलेट का मतलब है कि जहां पर एमआरएनए बनेगा, मान लो इस रज्जु पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है, तो ये वाला रज्जु क्या है, टेम्पलेट रज्जु। कूटलेखन रज्जु क्या है, जिस पर क्या आकर जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जिस रज्जु पर जुड़ता है उसको तो बोलते हैं कूटलेखन रज्जु, और जिस रज्जु पर एमआरएनए का निर्माण होगा उसको बोला जाता है कौन सा रज्जु, टेम्पलेट रज्जु। टेम्पलेट रज्जु की दिशा होती है 3 डेज से 5 डेज, और कूटलेखन जिसको बोलते हैं अपन कौन सा स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, इसको टेम्पलेट यानी आधारित रज्जु, तो कोडिंग स्ट्रैंड की दिशा होती है 5 डेज से 3 डेज तक होगी। प्रमोटर, प्रमोटर क्या होगा, देखो जो कोडिंग स्ट्रैंड है कूटलेखन रज्जु है उस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ा है, सही है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसी थोड़ी कहीं पर आकर जुड़ जाएगा, तो जो जिस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा उस स्थान को बोलते हैं क्या, प्रमोटर। तो प्रमोटर की पहचान करेगा आरएनए पॉलीमरेज और इस पर आकर जुड़ेगा। तो प्रमोटर कहाँ पाया गया, प्रमोटर पाया जाता है कूटलेखन रज्जु की किस दिशा की ओर, 5 डेज की ओर। तो एक छोटे से क्वेश्चन हो सकता है कि प्रमोटर कौन से रज्जु पर पाया जाता है, तो कौन से रज्जु पर, कूटलेखन रज्जु पर। किस दिशा की ओर होता है, तो किस दिशा की ओर होता है, ये 5 डेज की ओर होता है। और समापक किधर होगा, समापक होगा किधर, 3 डेज की ओर। जब आरएनए पॉलीमरेज इधर गति करता हुआ आएगा समापक पर, तो वहीं पर अपना अनुलेखन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आती है इसमें अनुलेखन इकाई क्या है, जीन। यानी यहाँ तो अनुलेखन इकाई की, लेकिन अगर अनुलेखन इकाइयों को अगर अपन जीन के रूप में अगर डिनोट करें तो इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो मोनोसिस्टोनिक, एक पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जीन पाई जाती है किसमें, यूकेरियोटिक में, और ये पाई जाती है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अब इस मोनोसिस्टोनिक जीन के अंदर, इस मोनोसिस्टोनिक जीन के अंदर यहाँ पर अपन देखें तो इसमें पाई जाती है कौन सी जीन, स्प्लिट जीन, मतलब टूटी हुई जीन। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कौन सा, एक्सोन, और एक होता है कौन सा, इंट्रोन। जो अनुलेखन में काम आता है वो एक्सोन आता है, इंट्रोन अनुलेखन में काम नहीं आता है। इसलिए इन जीनों को कौन सी जीन बोला जाता है, स्प्लिट जीन बोला जाता है। इस वजह से इंट्रोन को काटकर बाद में अलग कर देते हैं। गूगल प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उनमें केवल क्या पाए जाते हैं, एक्सोन ही पाए जाते हैं, इंट्रोन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं अनुलेखन की प्रक्रिया की। अनुलेखन की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से अनुलेखन होगा, तो देखो अनुलेखन की प्रक्रिया की बात करें तो अनुलेखन की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। देखो प्रारंभन कैसे होगा, ये डीएनए के दोनों स्टेट हो गए, ये 5 डेज से 3 डेज, ये 3 डेज से 5 डेज। ये कौन सा स्टेट है, कोडिंग स्टेट यानी कि कूटलेखन रज्जु। और ये कौन सा स्टेट है,
टेम्पलेट स्टेट यानी कि आधारित रज्जु। अब क्या होगा कि सबसे पहले इस जगह पर भी क्या बताया था मैंने, प्रमोटर पाया जाता है। तो इस प्रमोटर की पहचान होगी और इस प्रमोटर की पहचान करने के लिए कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, अपनी एक उप इकाई को भेजेगा जिसको बोलते हैं अपन क्या, सिग्मा उप इकाई। ये सिग्मा उप इकाई यानी सब यूनिट जाकर के इस रज्जु पर प्रमोटर की पहचान करेगी। खुद नहीं जाएगा नवाब, पहले किसको भेजेगा, सिग्मा उप इकाई को भेजेगा, यहाँ पर जाकर प्रमोटर की क्या करेगी, पहचान करेगी। पहचान करने के बाद में फिर जाएंगे ये नवाब और ये जाकर यहाँ पर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन जुड़ गया, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जो डीएनए के इस रज्जु है उन रज्जुओं के हिसाब से यहाँ पर क्या जोड़ता जाता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है। लेकिन ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड कौन से न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, क्योंकि आरएनए बन रहा है, डीएनए नहीं बन रहा। अभी अपन ने डीएनए प्रतिकृतिकरण पढ़ा, डीएनए प्रतिकृतिकरण में डीएनए पॉलीमरेज काम आ रहा था, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आरएनए बन रहा है तो कौन सा आएगा, आरएनए पॉलीमरेज काम आएगा। और दीर्घीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा, दीर्घीकरण में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज इधर खिसकता जाएगा और यहाँ पर क्या करता रहेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, यहाँ पर एमआरएनए का निर्माण करता जाएगा। तीसरी प्रोसेस जो होगी समापन, समापन वाली प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज कहाँ कौन से क्षेत्र में पहुंचेगा, समापक क्षेत्र पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो एक यहाँ पर एक मुक्त रो कारक होता है, रो फैक्टर होता है, ये मुक्त होता है। रो फैक्टर मुक्त होने से यहाँ पर जो एमआरएनए अपने पास में बना है जिसकी दिशा किधर है 5 डेज से 3 डेज की ओर, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर एमआरएनए अपने पास में अलग से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी में एक छोटे से टॉपिक की बात कर ले, ये तो हो चुका आपके अनुलेखन, एमआरएनए बनकर तैयार है। छोटे से टॉपिक की बात करें वो आती है कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग तो किधर होगी, 5 डेज सिरे पर, टेलिंग किधर होगी, 3 डेज सिरे पर। कैपिंग का मतलब होता है कि एमआरएनए के 5 डेज सिरे पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ना और 3 डेज सिरे पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ना क्या कहलाएगा, उच्चन यानी कि टेलिंग। और यहाँ पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ना क्या कहलाता है, यहाँ पर कैपिंग कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन आरएनए की प्रोसेसिंग। और इसके बारे में अगर अपने को डिटेल्स जानना है तो मैं नोट्स की जो पीडीएफ है उसकी ये लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा, वहां पर जाकर आप इस चैप्टर की जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ये क्या है, रिवीजन क्लास है, एग्जाम के 7 दिन बचे हैं अपने पास में, तो अपन इसको फास्टली रिवाइज कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को लेते हुए। डिटेल वाइज अगर अपना पढ़ना है तो इसमें टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें जिसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, देखो हिंदी बोलते हैं बनानुवांशिक कोड की एमआरएनए के रज्जु पर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वही मिलकर के क्या बनाते हैं, जेनेटिक कोड बनाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टीकृत करते हैं। ये इसकी परिभाषा है। फिर बात आती है कि कितने अक्षर के बने होते हैं, 3 अक्षर के ही क्यों बने होते हैं, तो देखो अमीनो एसिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। अमीनो एसिड ही क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब 20 प्रकार के अमीनो एसिड को बनाने के लिए कितने कोड होने चाहिए, तो देखो अगर ये जेनेटिक कोड एक ही अक्षर के बने होते हैं, अच्छा जेनेटिक जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन कौन से होंगे, ए यू जी और सी। अगर एक ही अक्षर के बने होते तो कितने अमीनो एसिड को कोड करते, 4 को। अगर 2 अक्षर के बने होते तो कितने को करते, 16 को। तो इसलिए कितने के बने होते हैं, 3 अक्षरों के, जो 64 अमीनो एसिडों को कोड कर सकते हैं, जो 20 अमीनो एसिडों के लिए काफी सफिशिएंट है। ये बात हो गई 3 अक्षर के क्यों बने होते, पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। फिर बात करें अपन विशेषताओं की, जेनेटिक कोड की क्या क्या विशेषताएं है, तो देखो एक तो कैसे होते हैं, ये कोमा रहित होते हैं, मतलब बीच में कहीं पर भी इनमें कोमा नहीं पाया जाता है। त्रिक यानी 3 अक्षरों के बने होते हैं। कुल संख्या बताई थी कितने होते हैं, 64 होते हैं। समापन कोडोन, ऐसे कोडोन जो किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते उनको अपन समापन कोड बोलते हैं, जिनको जो कौन कौन से हैं, UAG, UGA और UEE, ये समापन कोडोन होते हैं। प्रारंभिक कोडोन, प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है, AUG, और इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि ये डबल कार्य करेगा, दोहरा कार्य करेगा। दोहरा कार्य क्या, एक तो देखो पहला कार्य तो ये प्रारंभिक कोडोन है, ठीक है, यानी कि एमबीए क्या बोलते हैं, अनुवादन को क्या करेगा, स्टार्ट करता है। दूसरा है कि कौन से अमीनो अम्ल को, मिथियोनिन, ध्यान रखना ये मिथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है,
कोड करता है। नेक्स्ट विशेषता आती है कि स्पेसिफाइड होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं, मतलब एक अमीनो अम्ल फ्री, एक जेनेटिक कोड केवल एक अमीनो अम्ल को ही क्या करेगा, कोड करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनेटिक कोड विशिष्टीकृत होते हैं, समझाइए। इसका मतलब एक कोड एक अमीनो अम्ल को ही क्या करता है, कोड करता है। लेकिन अपहासित भी होते हैं। अपहासित का मतलब होता है कि एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक जेनेटिक कोड क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई भी जेनेटिक कोड है, कोई भी एमिनोमल है या एमिनोमल है, इसको मान लो कोई जैसे कि GGA, GGC, GGG या फिर GGU, ये कोड कर रहे हैं। देखो इसमें ये दोनों लाइनें फिट हो रही है। एक जेनेटिक कोड एक अमीनोमल को कोड कर रहा है, एक जेनेटिक कोड एक अमीनोमल को। लेकिन ये बात भी सही हो रही है कि एक अमीनोमल को एक से अधिक भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि यूनिवर्सल होते हैं, सभी जीवों में पाए जाते। ये हो गए आपके क्या, जेनेटिक कोड। और इस चैप्टर से एग्जाम में आने वाले जो भी टॉपिक्स थे वो लगभग क्लियर हो चुके हैं। ट्रांसलेशन है, अनुवादन, इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है या फिर लैक ऑफ पेरोन है। तो ये लैक ऑफ पेरोन और अनुवादन तो पिछली बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनके आने के चांस कम है। इनको अपन बाद में कभी पढ़ लेंगे। तो अभी एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जितने भी टॉपिक थे वो सारे हो चुके हैं। और इनके बारे में अगर पढ़ना है आपको डिटेल वाइज नोट्स की एग्जाम में कैसे लिखते हैं या कैसे लिखे, तो नोट्स के अंदर ऐसा कैसा लिखा गया है, तो आप टेलीग्राम पर जो लिंक दे रखी है उस पर जाकर आप चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। अभी एग्जाम के 7 दिन बच रहे हैं, तो आप उसके अंदर भरपूर तैयारी करें। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अपन आगे वाले चैप्टर को भी अपन रोज वीडियो डालते रहेंगे, तो आप जरूर चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।